स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी CSE 2021 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 458 हासिल करने वाले युवराज। वेलकम युवराज टू स्टडी IQ और बहुत ढेर सारी बधाई फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन इन योर 6th अटेम्प्ट। थैंक यू मैम। युवराज के बारे में बता दो तो ही इज अ सिविल इंजीनियर, उसके बाद इन्होंने गेट भी क्लियर किया था। ही वाज वर्किंग इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड देन ही वाज IAS ऑफिसर एंड देन वो BRO में काम कर रहे थे। सपना था IAS बनने का। बहुत सारी चीजें इन्होंने अचीव की इस जर्नी में और फाइनली IAS। हाउ इज द फीलिंग सर? My feeling is wonderful and unmatched by anything else. And I think just since day one when I started my preparation that time, तो I was thinking about this feeling only कि एक ना एक दिन ये feeling मुझे मिलेगी कि IAS बन गया हूँ। तो वो feeling हमेशा मेरे अंदर जिंदा थी, but ये नहीं पता था कि how it feels. So वो finally feeling आने लग गई है कि हाँ अब IAS होने के बाद क्या feeling आती है। सर जैसे मैंने बताया सभी को, आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने गेट भी क्लियर किया, आप IAS भी थे और फिर फाइनली AS बने आप। ये सपना IAS बनने का शुरुआत से ही था या फिर ये जो जर्नी प्रोग्रेस हुई तब से IAS बनने का सपना डेवलप हुआ? मैम IAS बनने का सपना शुरुआत से नहीं था। वो जब मैं जॉब कर रहा था इंडियन ऑयल और BRO के अंदर, तब मेरा ये सपना शुरुआत हुआ। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर लाइक दिस ओनली। जी, मैं बताना चाह रहा था कि बहुत कम लोगों का सपना होता है, बचपन से वो डिसाइड करके चलते हैं कि हमें IAS IPS बनना है। तो वो आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ देयर लाइफ, कॉलेज में होता है कभी कोई इंसिडेंट या फिर कॉलेज के बाद जॉब के टाइम में कोई इंसिडेंट होता है, देन दे डिसाइड कि हमें IAS बनना है, क्योंकि उनको कहीं न कहीं एक एम्प्टीनेस फील होती होगी अपने सोशल प्रेस्टीज को लेके, अपने एग्जिस्टेंस को लेके, और कि हमें कुछ और भी करना था लाइफ के अंदर आगे। और तो वो चीज़ें एक तरीके से प्रमोट करती है इंसान को कि हमें कुछ बड़ा करना है। तो एक IAS सिविल सर्विसेज ऐसी चीज़ है इंडिया में, जो आपको बहुत ही वाइडर स्केल पे अपॉर्च्युनिटीज़ देती है, बहुत ही रिकॉग्निशन देती है। प्लस उसके साथ ये है कि आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अलग लेवल पे कर सकते हैं, जो किसी और गवर्नमेंट जॉब में मैं ये कहूँगा नहीं पॉसिबल है, इवन प्राइवेट जॉब में भी पॉसिबल नहीं है। Definitely, the kind of diversity which civil service brings to you is unmatched, unparalleled. युवराज, जब यस मैम। आपने ये डिसाइड कर लिया कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, वो कौन सा स्टेज था आपके जर्नी का और फिर वहां से कैसे आगे जर्नी बढ़ी? मैम ये स्टेज था 2015 का कि मैंने आई वाज वर्किंग इन इंडियन ऑयल एंड देन आई गॉट द कॉल फ्रॉम BRO कि यू हैव टू जॉइन देयर। Then there was one of my senior who is Abhilash Mishra, who was rank 5 in 2017, if I am not wrong. And he was always motivating me at that time कि इससे अच्छा you can do better, तुम जा सकते हो सिविल सर्विसेज में। He was also preparing at that time. तो वो एक रोल मॉडल था उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं उतना समझ नहीं पाता था कि ये क्यों सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, पर जब उनका सिलेक्शन हो गया तो मुझे समझ में आया कि हाँ ये चीज भी बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं उसके लिए प्रिपेयर करना भी चालू कर दिया था वैसे। फिर उसके बाद जब आप प्रिपरेशन करने आते हैं तो आपको इतनी ग्रेविटी नहीं पता होती इस जॉब की और इस पोजीशन की और सर्विस सिविल सर्विस की। पर जब आपको कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव या कोई क्लोज कनेक्शन में कोई IAS IPS बन जाता है और उसको आप रियल में जाके मिलते हैं, या फिर वो जब कोई वर्क काम कर रहा हो डिस्ट्रिक्ट में जाके, या फिर उसका लवासना की इवेंट ट्रेनिंग, तब आपको रियलाइज होगा कि हाउ डिफरेंट दिस जॉब इज। ये नहीं होगा कि सब लोग एक मेरे हिसाब से ज्यादातर एस्पिरेंट ये होते हैं कि एक वंडरलैंड में आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए कि हाँ हम IAS बन जाएंगे, और उन्हें रियलिटी में ये नहीं पता होता कि IAS बनना कैसा होता है। और कई लोग ऑब्वियसली मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, बट दोज आर मोर ऑफ लाइक प्रमोशन थिंग। रियलिटी में पिक्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग वंडरलैंड में आ जाते हैं कि IAS IPS बनना है, लेकिन एक्चुअली जब आपका कोई बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जब IAS IPS होता है और जो काम करने का जो ढंग होता है एंड द काइंड ऑफ चेंज दैट दे ब्रिंग्स इन, वो एग्जेम्पलरी अमेजिंग होता है एंड शायद वही एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है कि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते भी हैं फिर। सो Yes, ma'am. युवराज, जब सोच लिया कि प्रिपरेशन करनी है, एज यू टोल्ड कि आपके एक सीनियर ने आपको बहुत मोटिवेट किया, फिर जर्नी कैसी थी? क्योंकि बहुत जरूरी एग्जामिनेशन को समझना। आप भी जैसे कहा कि इट्स नॉट
कि हम आ रहे हैं वंडरलैंड में, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या है आईएएस आईपीएस की वर्किंग? मैम, जर्नी के बारे में ये बता सकता हूँ कि मेरी जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन से निकली है। इट्स नॉट लाइक कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाला हूँ या सेकंड अटेम्प्ट में निकल गया था। तो ऑब्वियसली मेरे 6 अटेम्प्ट तक मेरे अंदर लाइफ के अंदर बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए। मेरा ये 4th मेंस था और सेकंड इंटरव्यू था। तो एक टाइम ऐसा भी था जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था कि आई वाज थिंकिंग इस साल तो हो जाएगा अच्छे से, आई विल बी आईएएस या आईपीएस समथिंग। तो जब वो ड्रीम टूटा तो आई वाज लाइक कि बहुत लोगों के साथ होता भी है कि मेंस अच्छा जाता है, सिलेक्शन नहीं होता, मेंस का इंटरव्यू कॉल नहीं आता है, फिर इंटरव्यू के बाद भी बहुत सारे लोग फेलियर फेस करते हैं। तो उस टाइम पे भी मैंने भी बहुत ही शटर्ड था, डिवास्टेटेड था कि क्यों नहीं हुआ। तो बट मेरे अंदर एक आदत है कि जब भी मैं कोई फेलियर फेस करता हूँ तो उसको मैं 1-2 दिन तक ही सोचता हूँ, उसके बाद तीसरे दिन से मैं सोचने लग जाता हूँ कि हाँ, अब मुझे दोबारा इसके लिए करना है। तो वहीं से फिर मैं मोटिवेशन लेके आया दोबारा और फिर मैंने दोबारा प्रिपरेशन चालू की। अब मैं शुरू से अपनी जर्नी बताता हूँ। जैसे सब लोग प्रिपरेशन करने आते हैं तो मैंने भी कोचिंग में एडमिशन लिया क्योंकि आई हैड जीरो बैकग्राउंड रिगार्डिंग सिविल सर्विसेज। सो कोचिंग में 8-10 मंथ 10 अराउंड 10 मंथ्स का कोर्स होता है। उसके बाद देयर वाज प्री। तो आई कुडंट मेक इट इन द प्री एट द फर्स्ट मोमेंट बिकॉज कोचिंग के साथ वो ये लोग जो कोचिंग होता है वो थोड़ा ये प्रमोट उसी क्लासेस के अंदर ही आप फंस के रह जाते हो। तो सेल्फ स्टडी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन का, तो वो नहीं हो पाई थी स्टार्टिंग में। फिर मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि सेल्फ स्टडी वाज ए इम्पोर्टेंट पार्ट, तो सेल्फ स्टडी करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी खुद के रिसोर्सेज लेके, खुद के मटेरियल लेके और वो सब करके। तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मैं मेंस में गया। बट अगेन आई हैड नो आइडिया कि जैसे बहुत सारे लोगों को भी होता होगा कि मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ कंपोनेंट लाइक देयर आर 7 पेपर्स। यू हैव टू डू आंसर राइटिंग, यू हैव टू गुड यू शुड बी गुड एट essay, you should be good at your GS 4 paper, all 4 paper including ethics, you should be good at optional। तो ये और जो 7 पेपर हैं जो 4 मार्क्स देते हैं आपको, उन सब के अंदर आपको अबव एवरेज परफॉर्म करना होता है फॉर सिलेक्शन। एवरेज विल नॉट वर्क हियर। सो दैट वाज नॉट एट क्लियर एट फॉर मी एट दैट टाइम। तो सेकेंड अटेम्प्ट भी मींस आई डिडंट क्वालिफाई। फिर जब थर्ड अटेम्प्ट आया तो थोड़ा था कि कॉन्फिडेंस कि हाँ अब मुझे सब समझ में आ गया है। तो I was confident, but at that time my optional was not working well. My optional is philosophy, so I couldn't score in much that in that optional. So due to my optional, मेरे 3 साल खराब हो गए एक्चुअली, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऑप्शनल कभी स्कोरिंग रहा ही नहीं फॉर मी एटलीस्ट फिलोसफी। बाकी एट द सेम टाइम वो दौर आ गया था कि 300+ वाला, कि मैथ्स वाले 340 350 भी जा रहे थे, सोशियोलॉजी वाले 300+ आराम से ले जा रहे थे। वहीं मेरा फिलोसफी स्ट्रगल कर रहा था 280s लाने के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है कि प्रिपरेशन के टाइम में आपका ऑप्शनल क्या है वो आप बहुत चूज डिसाइड करके लीजिए, नहीं तो आपको ये भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है कि 2 की जगह 4 अटेम्प्ट हो जाएंगे टू अंडरस्टैंड योर ऑप्शनल ओनली। तो एक बहुत बड़ा हर्डल था, उसके बाद में बाद में बताता हूँ। और फिर जब वो थर्ड अटेम्प्ट में मेरा 2-3 मार्क्स से नहीं हो पाया था, तो बिकॉज माई ऑप्शनल एंड सम अदर थिंग्स। फिर मैं फोर्थ अटेम्प्ट में आया था। तो फोर्थ अटेम्प्ट में आई हैड वेरी क्लियर विजन कि अब मुझे ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी सब्जेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो उस टाइम में मेरा, जब मैं मेंस लेके आया था तो मैंने घर पे आके बोल लिया था कि इंटरव्यू कॉल विल बी देयर, क्योंकि मुझे पता है मेंस अच्छा गया मेरा, तो इंटरव्यू कॉल विल बी देयर। बट फिर मैंने एक मिस्टेक और कर दी जो बाकी लोग भी करते हैं शायद, कि मैंने इंटरव्यू के जब टाइम आया तो इंटरव्यू के लिए मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था। तो आई वाज लाइक ओवर कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम कि हाँ इंटरव्यू तो हो जाएगा, इंटरव्यू में तो क्या ही होता है कि 150। क्योंकि ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दैट आल्सो कंडक्टेड बाय यूपीएससी, आई गॉट द हाईएस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू। तो वो एक मेरे अंदर कहीं था कि हाँ जब वहां अच्छे आ सकते हैं तो यहाँ तो एवरेज तो आ ही जाएंगे। तो उसके चक्कर में मैं थोड़ा इंटरव्यू भी इतना प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो फिर वहां पे इंटरव्यू में आई जस्ट गॉट 132। तो दैट वाज ए डेवास्टेटिंग मोमेंट फॉर मी। तो फिर वहां पे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ था। फिर इन लास्ट अटेम्प्ट इन 2021 आई वाज रेडी विथ लाइक आई हैव टू डू एवरीथिंग, कोई किसी चीज में कसर नहीं छोड़नी है। सो सिंस प्री टू मेंस एंड टू इंटरव्यू आई हैव टू डू विद माय 100% कैपेसिटी। सो आई वुड लाइक टू टेल कि प्री का एग्जाम था, आई वेंट देयर विद काम माइंड, कोई इशू नहीं था। मैं एकदम आराम से गया, प्री का पेपर देके आया। वो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड पेपर मैंने घर आके अपने मार्क्स भी चेक नहीं किए और घर पे आके बोल दिया था कि मेरा हो गया क्लियर।
सो वो एक मोमेंट था और मेरा रिजल्ट आया, तब मुझे पता था क्लियर होगा, तो वो आराम से क्लियर हो गया। फिर मेंस का टाइम था। मेंस का टाइम ऐसा था कि एवरीबॉडी नोज कि 2021 का मेंस कैसा गया है। दैट वाज ए थर्ड वेव ऑफ कोविड। तो माय सेंटर वाज इन यूपीएससी, तो दैट वाज लाइक ए वॉर कि आपको कोविड से भी लड़ना है, आपको बारिश में भी जाना था, सर्दी अलग थी। उस टाइम में भी बहुत स्ट्रगल थे मेंस देने के, बट पीपल वर मैनेजिंग दैट। एट दैट टाइम आई एम आल्सो मैनेजिंग। बट आफ्टर ईच डे माय पेरेंट्स वर यूज्ड टू कॉल मी कि कैसा गया पेपर। मैं उनसे बोलता था कि अभी मत पूछो, लास्ट डे पेपर होगा, उस दिन मैं बता दूंगा कैसा कैसा है। तो लास्ट डे पे मैंने उनको बोला था आई विल गेट इंटरव्यू कॉल, नो इश्यूज। And at that time only, I told them कि हाँ, I will get a service on that time only, on the last paper day, कि मैंने बोला था सिलेक्शन होगा इस बार 100%, बस ये नहीं पता मुझे कौन सी सर्विस मिलेगी। तो ये था, तो आई वॉज कॉन्फिडेंट एट माई लास्ट पेपर ओनली कि हाँ, दिस ईयर आई विल क्लियर। एंड आफ्टर दैट द इंटरव्यू रिजल्ट केम, एंड आई इन माई टेलीग्राम ग्रुप एवरीबडी न्यू कि मेरा हो जाना है, क्योंकि मैंने सबको बता रखा था और हुआ भी। और देवर शॉक्ड कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे है इसके अंदर, पर मुझे पता था कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तो सेम थिंग फिर जब इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू पे इस बार मैंने सोचा कि कोई इसमें ब्लंडर नहीं करना, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। जितनी प्रिपरेशन मेंस के लिए की थी उतनी इंटरव्यू के लिए करूंगा मैं। तो आई यूज टू रीड 2 न्यूज़पेपर मिनिमम, और उसके बाद मैं करंट अफेयर के नोट्स बनाता था, डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ता था, ताकि जितनी ज्यादा डेटा और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकूं वो किया। फिर उसके बाद इंटरव्यू का डे आया, तो इंटरव्यू वेंट ओके एंड अबव एवरेज। मैं ये नहीं कहूँगा वंडरफुल गया था, बट ये एट द टाइम, फिर आफ्टर कमिंग फ्रॉम इंटरव्यू, मैंने घर पे बोल दिया था कि एटलीस्ट आई विल गेट आईपीएस और आईआरएस, बाकी देखते हैं क्या सर्विस मिलती है। बट लकीली माय मेंस मार्क्स वर सो हाई दैट आई एम गेटिंग आईएएस प्रोबेबली। सो दैट वाज माय जर्नी इन शॉर्ट। सर, आप जैसे अपनी जर्नी के बारे में बता रहे थे, एक अटेम्प्ट के बाद 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, अब थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं गैप्स रह जा रहे थे, जिसकी वजह से एक पूरा साइकिल आपको फॉलो करना था। और वो साइकिल थोड़ा सा बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है जब आप इतना पास पहुंच जाते हैं, स्पेशली जब 5th अटेम्प्ट में यू क्लियर्ड एवरीथिंग, और इंटरव्यू के लिए आप हल्के से ओवर कॉन्फिडेंट थे, आपने भी जैसे मेंशन किया, और यू मिस द लिस्ट। हाउ इट इज लाइक टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट साइकिल, जो कि बहुत ही कम दिन में होती है, फाइनल रिजल्ट से और प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर का। मैम ये जो था कि 2019 का जो मैंने इंटरव्यू था, उसके बाद आई डिडंट प्रिपेयर वेल फॉर माय नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट, सो आई स्किप दैट अटेम्प्ट एक्चुअली। क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो देना है वो फुल हार्ट से ही देना है और पूरी प्रिपरेशन के साथ देना है, क्योंकि मैं इस लूप में नहीं रहना चाहता था। तो आई टुक ए ऑफ, और फिर उसके बाद 2021 का ही अटेम्प्ट दिया उसके। तो फ्रॉम फॉर 2021 दैट वाज इन अक्टूबर एग्जामिनेशन, बट आई वाज ड्यू टू कोविड दैट वाज पोस्टपोन्ड फ्रॉम जून टू अक्टूबर। जून में वो एग्जाम शेड्यूल था, तो कोविड की सेकंड वेव आ गई थी, तो उसके कारण अक्टूबर में उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था उसको। तो मैंने जनवरी से अर्ली फरवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एक्चुअली उस एग्जामिनेशन 2021 के लिए। तो फरवरी से लेके मैं ये था कि मार्च अप्रैल तक मैं फुल फेज में था, फुल स्विंग में था कि हाँ जून में एग्जाम देना। पर जैसे ही कोविड की वेव आई, तो आई वाज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड कि जब पोस्टपोन का न्यूज आया, क्योंकि मैं इस बार आपको बताया था कि पहले ही बहुत ज्यादा प्रिपेयर था कि इस एग्जाम अटेम्प्ट में मुझे अच्छे से करना है। फिर वो अक्टूबर में पोस्टपोन हुआ, फिर मैंने 2-3 महीने मंथ्स का जो गैप मिला, फिर आई वाज लाइक डिसअपॉइंटेड, क्या करना चाहिए, पढ़ाई तो होगी नहीं अब, क्योंकि एक फ्लो टूट गया था। फिर वो था कि 1-2 महीने मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा अदर रिसोर्सेज चेक किए। फिर वही वापस जून के बाद मैंने साइकिल कंटिन्यू किया और अक्टूबर में वो अटेम्प्ट दिया था। तो ये था कि जो बीच का ब्रेक है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तो देयर इज लॉट थिंग टू लर्न, मतलब बहुत कुछ पढ़ने का है फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट वालों के लिए। बट अगर आप थर्ड फोर्थ में आए तो पढ़ने का बहुत कम बचता है आपके पास, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। मतलब अगर आप थर्ड फोर्थ में हो तो आपके लिए 2 या 2.5 महीने सफिशिएंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो तो 6 to 7 मंथ मिनिमम चाहिए चाहिए। सर, आप अपनी जर्नी के बारे में आपने बताई और कहाँ गैप्स रह गए तो उसको भी बताया। मैं आपसे समझना चाहूंगी, अगर एक कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी आप बनाए विदाउट एनी गैप्स, जो आपने ओवर द टाइम रियलाइज किया, तो वो क्या होगा, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस या इंटरव्यू? मैम स्ट्रेटजी ऐसा है कि जो मेरा एक्सपीरियंस था वही मुझे स्ट्रेटजी में उसने हेल्प की काफी ज्यादा, और एंड में मैंने डिड्यूस कर लिया कि ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो प्रीलिम्स की ये स्ट्रेटजी थी कि पहले मैंने एनालिसिस किया कि यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो आजकल बहुत ज्यादा डायनेमिक हो गया है,
बहुत ज्यादा ही रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। जो स्टैंडर्ड बुक्स थी उनसे क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, अदर सोर्सेज से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये कोशिश की फिर मैंने कि एज कि मैं थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो मुझे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का इतना टाइम नहीं लगता, तो फिर मैंने सोचा कि ये टाइम तो है, तो इसको यूटिलाइज करके अदर्स रिसोर्सेज के ऊपर फोकस किया जाए। तो मैंने ये किया कि वेरियस कोचिंग्स के नोट्स थे, उन मतलब एटलीस्ट 3 to 4 कोचिंग के मैंने नोट्स पढ़े प्रीलिम्स के लिए। तो वो जो करंट अफेयर के भी होते हैं, इवन जो मार्केट में प्रतियोगिता दर्पण आती है वो तक पढ़ी थी मैंने, जो लूसेंट आती है वो भी पढ़ी थी। तो जितना भी मटेरियल मिल सकता था मेरे को वो सब मैंने पढ़ा था। लोग ये रिकमेंड नहीं करते क्योंकि वो एसएससी और बैंकिंग के लिए होता है, पर वो मान लीजिए अगर आप एक बार रीडिंग कर लेते तो उसमें से एक क्वेश्चन भी आया था तो वर्थ है वो। तो ये सोच के मैं हर मटेरियल को पढ़ता था, चलो इसमें टाइम लगेगा 2-3 दिन का, बट एक क्वेश्चन भी अगर इसमें से आ गया तो वो वर्थ है उतना टाइम। क्योंकि 100 क्वेश्चन में से एक एक करके अगर आप निकाल रहे हो 5-6 रिसोर्सेज से, तो वो वर्थ हो जाता है। तो ये मेरा था कि करंट अफेयर को अलग से 2-3-4 या 5 सोर्सेज से पढ़ना, बस एक एक रीडिंग के लिए बेस आपका वही रहेगा जो आप स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। और स्टैंडर्ड बुक्स ये थी कि जो स्टैंडर्ड बुक्स जो पढ़ते हैं, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है सबको, ऑब्वियस सी बात है। बट उसके साथ आपको उसके अंदर एड ऑन करते रहना है। जो आपके यूट्यूब पे वीडियोस चलते हैं, आपकी स्टडी आईक्यू के वीडियोस आते हैं, वो भी डेटा प्रोवाइड कराते हैं चीजों को। दूसरी इंस्टीट्यूट भी वीडियोस देते हैं, वो भी डेटा प्रोवाइड कराते हैं। और काफी सारे लोग इंस्टीट्यूट हैं जो रिटर्न में मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो उनको पढ़ के एड ऑन करना है इन चीजों के अंदर। तो उससे क्या होता है कि आपके पास डाइवर्सिटी इतनी हो जाती है कि देयर इज आर लेस चांसेस कि कोई एस्पेक्ट आपका क्वेश्चन के अंदर छूटेगा। अब ऐसा पॉसिबिलिटी मुश्किल है कि आपको 4 के 4 ऑप्शंस आते हो, बट ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि 4 में से 3 जरूर आते होंगे। तो हाईली पॉसिबल ये हो जाता है कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। और इस साल का जो क्वेश्चन ने यूपीएससी ने पेपर सेट किया 2022 वाला, वन पेयर ओनली, 2 पेयर ओनली, 3 पेयर ओनली, उसमें तो बल्कि ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा वैलिड हो जाएगी, क्योंकि आप तुक्का नहीं मार पाओगे कि हाँ एलिमिनेशन टेक्निक लगा दी। आपको जितना अगर नॉलेज है तो आप अप्लाई कर पाओगे वहां। सो आई थिंक इसी पे और थोड़ा सा बात करूंगी कि रैंडम क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन कम फ्रेम हो रहे हैं। तो एक स्टूडेंट जिसके पास थोड़ा कम समय है, उनकी भी एक लिमिटेशन है कि वो बहुत सारी बुक्स नहीं रेफर कर सकते, बहुत सारे सोर्सेज नहीं रेफर कर सकते। तो जो ये रैंडम क्वेश्चंस हैं उनको कैसे टैकल करना है? और अगर इस साल का ऑप्शन हम देखें तो अभी आपने भी वैसे मेंशन किया पेयर्स में 1-2 इस तरीके से, तो हाउ टू डील विद द इवॉल्विंग चेंजिंग इन डिमांड ऑफ द यूपीएससी? मैम, इवॉल्विंग चेंज के लिए आपको भी इवॉल्व होना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है तो उसके पास टाइम कम होगा पढ़ने का, तो आप ये रेफर कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स को आप एक बार ही पढ़ें स्टार्टिंग में, जब पहली बार पढ़ रहे हैं, और उनके नोट्स बना लें जो इम्पोर्टेंट है। आप ये कोशिश ना करें कि आप लक्ष्मीकांत को आप 5-6 बार रटना है आपको, या 5-6 बार पढ़ना है। इससे बेटर आप क्या कीजिए कि एक एक फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग में उसके नोट्स बना लीजिए, ताकि आप फिर वापस उन्हीं को पढ़े और टाइम कम कंज्यूम होगा। तो मैंने भी यही किया था पहले। फिर उसके बाद मैंने, एक इंस्टीट्यूट है उनका समरी आता था इस इन सब से रिलेटेड, तो उनका मैंने समरी उठा लिया था। मेरे नोट्स तो थे मेरे पास, उनका समरी भी मैंने ले लिया। और उसके बाद उनकी उस समरी के अंदर एड ऑन करता रहा कि कौन कौन सी चीज मिसिंग है, तो वो मेरे नोट्स के साथ वो चीज कंप्लीट हो गई थी, और बहुत ही कम टाइम में हो गई थी। और एक मैंने ये यूज किया था कि डिजिटल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था मैंने अपना टैबलेट यूज करके, कि कोई भी नोट्स बनाने होते थे पीडीएफ फॉर्मेट में, मैं सोर्स कर लेता था इंटरनेट से, आराम से मिल जाते हैं टेलीग्राम के ग्रुप्स और चैनल के थ्रू। तो मैं वहां से है ना लिखने नहीं बैठता था उनको, वहीं से कॉपी करके दूसरी फाइल में डाल देता था। तो उससे क्या होता था, लिखने में जो टाइम वेस्ट होता वो पूरा बच गया था। तो कहीं मैं लिख के नोट्स बनाऊंगा तो 2-3 दिन लगेंगे, वहीं मेरे एक दिन में नोट्स बन जाते थे। तो इस तरीके से मैंने नोट्स मेकिंग में बहुत ज्यादा फोकस किया, क्योंकि आपको रिवीजन बहुत बार करना होगा, वो भी शॉर्ट टाइम में। तो हर चीज के मैं नोट्स निकालता था डिजिटल मीडिया में, उसकी कट कॉपी करके पेस्ट कर देता था दूसरी फाइल के अंदर। तो इस तरीके से मैंने उनको बहुत ही कम टाइम में, 1-1.5 महीने के अंदर ही सारे नोट्स क्रिएट कर लिए थे, कि हाँ अब मुझे बार बार इन मेन बुक्स को नहीं पढ़ना, जो मेरे नोट्स है उन्हीं को पढ़ना। तो फिर एंड में फिर मैंने नोट्स ही पढ़े थे। सर मेंस के लिए किन खास बातों का ध्यान देना है एंड व्हाट यू कैन समराइज फ्रॉम योर 6 अटेम्प्ट जर्नी? मैन, मेंस का ये है कि अगर आपको मेंस सिंसियरली देना है, पहली बात आप इसको हल्के में मत लीजिए कि मेंस है, हम थोड़ा बहुत पढ़ के निकाल लेंगे। क्योंकि कई लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि मेंस में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कि आपको नॉलेज है वो लिखनी होती है, उसी के ऊपर आंसर मिल जाते हैं, नंबर में मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपका ओपिनियन अच्छा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो वो बात नहीं है। मेंस में आपकी ही नॉलेज ही टेस्ट हो रही है, आपका ओपिनियन टेस्ट नहीं हो रहा। क्योंकि ओपिनियन
अभी आपकी बनाने की वो अभी लेवल नहीं आया है कि आप ब्यूरोक्रेट नहीं है कि आपका ओपिनियन को वो मैटर देंगे, आपके नॉलेज को ही टेस्ट करेंगे वहां पे भी। पहली चीज तो ये आपको सोचना है कि आपको नॉलेज गेन करनी है मैक्सिमम। और अब इसमें फैक्टर ये है कि 4 जीएस के पेपर है जो हैं, तो वो स्कोरिंग होने चाहिए। आप मैंने बहुत सारे दो फ्रेंड्स की मार्कशीट देखी है अभी रिसेंटली, जो सिलेक्ट हुए हैं भी और नहीं भी हुए हैं, जिनको कम सर्विस भी मिली है, रैंक भी कम आई और कई नॉन नॉन सिलेक्टेड की भी। उनके साथ क्या इशू हुआ कि जीएस में वो मार्क्स नहीं खींच पाए, मतलब जीएस में उनके 380s के अंडर में मार्क्स थे, तो इस चक्कर इसलिए वो अच्छी स्कोर नहीं कर पाए। और वहीं मेरे लास्ट अटेम्प्ट में 340 मार्क्स थे जीएस में, और इस अटेम्प्ट में मैंने 420 मार्क्स लेके आ गया था। तो सारा मेरा गेन ही वो जीएस के कारण हुआ था। तो क्योंकि मैंने पूरा जीएस पे फोकस किया था, तो स्ट्रेटेजी मेंस की ये होनी चाहिए कि आप सारे पेपर को इक्वल फोकस दें, हर पेपर को किसी में भी कोई कमी नहीं रहने दें कि इस चीज को हम छोड़ देते हैं या फिर ये मेरा एरिया वीक है तो मैं इसको कम प्रिपेयर करूंगा, दूसरे को ज्यादा प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि यू नेवर नो कि जो वीक एरिया वाला क्वेश्चन एरिया है वो कितने वेटेज के साथ एग्जामिनेशन में आ जाएगा। पहली चीज तो ये। अब हाँ, मैं 7 पेपर की बात करता हूँ। ऐसे में मैंने इस साल वैसे कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, ना मेंस प्रीलिम्स की, ना मेंस की, ना ऑप्शनल की, ना एथिक्स ऐसे किसी की भी। सीधे मैं वहीं जाके लिख के आया था क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था मेरा। तो ऐसे में ये था कि आपको डिवाइड करना होगा कि एक इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के अंदर ऐसे को, तो इंट्रोडक्शन आपके वेल प्रिपेयर्ड पहले से होने चाहिए, कम से कम 15 to 20 या 25 एक इंट्रोडक्शन वेल प्रिपेयर्ड आप करके रख लीजिए ऑलरेडी। और वो भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे एजुकेशन के ऊपर एक ऐसे आता था पहले, इस साल नहीं आया शायद। और वुमेन रिलेटेड एक ऐसे आता है हमेशा, पॉवर्टी रिलेटेड ऐसे आता है, और या फिर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड कोई ऐसे आता है, तो उनके एक इंट्रोडक्शन पहले ही बना के रख लीजिए, कोई अच्छे से इंट्रोडक्शन। तो क्या होता है कि आपके एग्जामिनेशन में वो टाइम वेस्ट नहीं होता है कि इंट्रोडक्शन सोचने का। तो वही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी। मैंने 4-5 ऐसे इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से अलग अलग टॉपिक पे बना के रख लिए थे। फिर एंड में जब पेपर आया तो मैंने गांधी जी का एक इंट्रोडक्शन सोच रखा था दिमाग में, तो वही उन्होंने वहां पे जाके लिख दिया, और वो मुझे वो अच्छा भी लगा। सेकेंड थिंग, ऐसे के अंदर जितने भी लोगों से बात हुई उन सबने ये बोला था कि आपका नेचुरल लैंग्वेज जो है, लिखने का तरीका है, वो बहुत ही सिंपल और बेसिक होना चाहिए, और जो आप रियलिटी में सोच रहे हो, कनेक्ट कैसे कर पा रहे हो, वो लिखना चाहिए। ये नहीं है कि ये फैंसी लैंग्वेज के अंदर आप कुछ ज्यादा ही लिख दे रहे हो, तो वो एक चीज उसके अंदर हैम्पर कर जाती है। और एक कंक्लूजन वाला पार्ट जो होता है ऐसे के अंदर, वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमेशा एक फ्यूचरिस्टिक होगा, ये सोच के जाइए, और उसके भी आप पहले से प्री फॉर्मेट बना के जाइए, तो आपके एक ये है कि ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे तो कम से कम बेकार भी नहीं आएंगे, आप एक डिसेंट में हैं, और अगर आप अच्छी राइटिंग स्किल है तो आपके ऐसे में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। और फिर मैं आता हूँ जीएस के 4 पेपर पे। तो 1 के लिए मैंने क्या किया था कि हिस्ट्री है, उसमें ज्योग्राफी है और सोसाइटी है और ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो हिस्ट्री के लिए मैंने सबसे पहले तो जो स्पेक्ट्रम होती है वो फॉलो करती हैं, और स्पेक्ट्रम इज नॉट सफिशिएंट फॉर हिस्ट्री। तो मैंने कोशिश की कि जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स हैं वो भी हैं, उनसे बेस मिल गया मुझे। फिर मैं एक स्टैंडर्ड बुक आती है, मार्केट में मिलती है, जो बोलते हैं लोग कि 4 जीएस की बुक्स आती हैं एक इंस्टीट्यूट के थ्रू ही, उसकी फर्स्ट बुक मैंने रेफर करी थी थोड़ी बहुत, फॉर आर्ट एंड कल्चर पर्पस एंड एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो मैंने एक इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लिया था पूरा का पूरा, जिसमें डिटेल के अंदर लिखा हुआ था पूरा ज्योग्राफी का। तो वो सब चीजें मैंने एकदम ऐसे था कि मेरा मोटिव ये था कि मैं डिटेल के अंदर जाके पढूं, सरफेस नॉलेज नहीं होनी चाहिए मुझे किसी भी टॉपिक की। तो जीएस 1 में क्योंकि स्टेटिक ज्यादा आता है, तो इसलिए मैंने वो पूरा फॉलो किया था। तो जीएस 1 इस तरीके से मैंने स्टेटिक में फॉलो करते हुए इंस्टीट्यूट के 2-3 मटेरियल उठा के वो कर लिया था। और फिर जब मैं जीएस 2 और जीएस 3 पे गया तो वहां पे करंट अफेयर की बहुत ज्यादा वेटेज है। तो फिर मैंने करंट अफेयर में नोट्स आते हैं लेवल अप आईएएस के, उनके फॉलो किए थे थोड़े बहुत। अगर और उसके बाद क्या किया, वो मैंने वो उनको बेस रख लिया एज ए बेस। तो क्या होता है कि आपको हमेशा एक बेस तो रखना ही पड़ेगा कम से कम, कि हाँ ये आपके बेस है, इनको और इनको एड ऑन करते जाना पड़ेगा। तो वो जब नोट्स मिल गए मुझे, उनको पढ़ा, तो मुझे ये हमेशा लगा कि थोड़ा सा शायद कमी है इनके अंदर। तो फिर मैं जैसे आपका भी यूट्यूब चैनल में फॉलो करता हूँ, उसमें से कोई टॉपिक आ गया तो उसको मैं उसमें ऐड ऑन कर देता था कि हाँ इन्होंने अभी एग्रीकल्चर के ऊपर कोई फॉर्मूला आए हैं, इनके ऊपर डेटा दिया, और वो आप ओपिनियन भी प्रोवाइड करवाते हो कि हाँ इसके अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव है। तो वो सब चीजें मैं उसमें ऐड कर देता था। तो ऐसे ही मैं और मटेरियल मिलके वो चीजें उसमें ऐड कर देता कि जीएस 2 में ये सब आएगा। तो आपका चैनल भी उस चीज में हेल्प करता था, बाकी और चैनल भी हेल्प करते थे। तो कहीं ना कहीं आपको भी श्रेय जाता है मेरी कामयाबी का।
तो इस तरीके से GS2 और GS3 को एड ऑन करने करंट अफेयर के साथ वो एड ऑन करते गया मैं, और उसमें क्या हुआ था कि काफी डिटेल में मेरे शॉर्ट नोट्स बन गए थे ऐसे एज ए डिजिटल मीडिया के थ्रू। और दूसरा जो उसके इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन होता है और वो सब चीजें होती हैं, वो सब करंट अफेयर से आता है। तो करंट अफेयर भी मैंने उसी तरीके से फॉलो करते गया और वो सब चीजें उसके अंदर डिटेल में बन गई थी। तो ये इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर गया था मेरे लिए। तो मेंस की बात करिए, लेकिन मेंस में एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल का आता है। आपने ऑप्शनल फिलोसफी लिया था और आपने मेंशन किया था थोड़े टाइम पहले कि शायद ऑप्शनल की वजह से पहले 3 अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों फिलोसफी ऑप्शनल लिया, उसको सस्टेन किया 6 अटेम्प्ट्स तक, और कैसे स्ट्रैटेजी उसकी होनी चाहिए? हेलो, हाँ, मैं फिलोसफी ऑप्शन का मैम ऐसा था कि आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो मेरा जब मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, तो मैं मेरे एक दो फ्रेंड थे जिन्होंने फिलोसफी ऑप्शनल से क्वालिफाई किया था। तो उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि यार थोड़ा छोटा सिलेबस है और इजीली कवर हो जाता है, तो ये अच्छा रहेगा। उस वक्त ये था कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की अपनी, तो फिलोसफी में अच्छे मार्क्स आते थे। अतर आमिर 2016 में सेकंड रैंक भी लेके आए थे फिलोसफी के थ्रू ही। तो वो था कि एक गोल्डन पीरियड था फिलोसफी का उस टाइम पे। तो बहुत सारे लोग फिलोसफी ऑप्शनल ज्वाइन करते थे। तो जब फिलोसफी ऑप्शनल की पहली बार मैं क्लासेस ज्वाइन करने गया, तो देयर वाज लाइक कि बहुत ज्यादा भीड़ थी उस क्लासेस के अंदर। तो इट वाज लाइक कि वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। तो मुझे लगा कि आई हैड मेड राइट डिसीजन, मैंने एक सही डिसीजन लिया है। बट ड्यू कोर्स ऐसा पता लगा कि फिलोसफी के मार्क्स आना ही कम हो गए। लोग इतना एडवांटेज रह नहीं गया फिलोसफी के अंदर। कहीं ऑप्शन 300 प्लस जा रहे थे, फिलोसफी वहीं 250 240 में स्ट्रगल कर रहा था। तो उसी चक्कर में मेरे बहुत सारे अटेम्प्ट रह गए। इवन अभी भी मेरे फिलोसफी के ग्रुप में लोग परेशान है कि फिलोसफी छोड़ना है हमें, क्योंकि फिलोसफी में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो अब मैंने पहले तो एक दो अटेम्प्ट, जैसे मैंने बताया था कि इतनी पढ़ाई नहीं की थी डिटेल में जाके, तो मुझे लगा कि शायद मैंने पढ़ाई नहीं की है तो इसलिए नहीं आ रहे होंगे मार्क्स। फिर जब थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में मैंने दिया, थर्ड अटेम्प्ट में उस वक्त मैंने काफी अच्छी पढ़ाई की थी, प्रिपरेशन की थी फिलोसफी की, पर उस वक्त भी मार्क्स नहीं आए। फिर मैं काफी डिसअपॉइंटेड था कि अब क्या करना है, इसके अंदर फिलोसफी ऑप्शनल रखूं कि ना रखूं, कि छोड़ दूं। फिर मैं अपने एक दो सर से भी मिला, एक निषाद सर हैं, उनसे भी मैंने पूछा कि सर सोशियोलॉजी ले लेना चाहिए कि फिलोसफी पे चले जाना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि देखो सोशियोलॉजी अच्छा है, बाकी ऑप्शनल भी अच्छे हैं, बट अभी फिलोसफी पे आप पढ़ चुके हो इतना, अगर दूसरे ऑप्शन में जाओगे तो आपको 6 7 8 महीने लगने हैं वापस। तो एक अटेम्प्ट और दे लीजिए, उसके बाद अगर आप नहीं कंफर्टेबल है तो आप ट्राई कर सकते हो दूसरे में। तो फिर मैंने यही सोचा कि चलिए ठीक है, एक बार और फिलोसफी दे देते हैं। पर इस बार क्या हुआ कि मैंने स्ट्रेटेजी रिवर्स में ली कि फिलोसफी पर रिलाई नहीं करते हैं इस बार, क्योंकि फिलोसफी हमेशा धोखा दे रहा है मुझे। तो लेट्स गो फॉर जीएस, कि जीएस में मार्क्स इंप्रूव करना थोड़ा इजी है बजाय फिलोसफी के। तो फिर मैंने फिलोसफी भी काफी मेहनत करी, बट मुझे पता था कि ये इसमें 280, हमारे इस वक्त इस साल के टॉपर के भी 287 मार्क्स है फिलोसफी में हाईएस्ट। वहीं दूसरे सब्जेक्ट में 310 है, 320 भी किसी किसी में आए हैं। तो वही चीजें एज कर जाती है। तो फिर मैंने इसीलिए फिर मैंने जीएस पे फोकस किया कि हाँ, जीएस शायद हेल्प कर जाएगा और फिलोसफी वहीं धोखा दे सकता है। तो फिर वही था, हुआ भी यही। फिलोसफी में मेरे अगेन 240 मार्क्स आए और जीएस में वहीं बहुत अच्छे मार्क्स आए, इसलिए फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर मैं वापस वही फिलोसफी पर रिलाई करके ये सोचता कि हाँ मेरे फिलोसफी में 270 मार्क्स आएंगे और मैं जीएस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं करता, तो वहीं इशू हो जाता था। तो जिनका भी फिलोसफी ऑप्शनल है, मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इस ऑप्शनल का एक इशू ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, खुद खुद नेचुरल इंटरेस्ट कि आपको फिलोसफी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, आप उसके अंदर मतलब घंटों घंटों की आवर स्टडी कर सकते हैं, इंटरनेट में सर्च करके पढ़ सकते हैं, तो आप रखिए। अगर आप सिर्फ एज ए ऑप्शन लेके इसके अंदर जा रहे हैं कि छोटा सिलेबस है और जल्दी कवर हो जाएगा और ये एथिक्स में हेल्प कर जाएगा, तो इसलिए मत लीजिए, क्योंकि एथिक्स में इतनी ज्यादा हेल्प नहीं होती है, क्योंकि अदर ऑप्शन भी इसके अंदर कवर, एथिक्स अदर ऑप्शन से भी कवर किया जा सकता है। और रही बात इसके स्मॉल सिलेबस की, इसका स्मॉल सिलेबस नहीं है, इसका डीप ज्यादा सिलेबस है उससे। कि अगर आपको एक चीज पढ़नी है डिटेल के अंदर, तो आपको इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा उसके सही आंसर के लिए कि आप अदर ऑप्शन में इजीली सरफेस नॉलेज के साथ गेन कर पाएंगे। एक बहुत अच्छी लाइन मेरे एक दोस्त ने कही थी कि फिलोसफी का इशू क्या है कि फिलोसफर लिखता कुछ और है, उसको पढ़ने वाला समझता कुछ और है, फिर हम आंसर चेक करने वाला भी कुछ समझता कुछ और है उसके क्या हमने लिखा, और फिर नंबर कुछ और दे देता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फिलोसफी के साथ। आई थिंक ये बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस है कि अगर किसी का फिलोसफी ऑप्शनल अच्छा नहीं हो रहा है, एंड इट्स नॉट अबाउट फिलोसफी ऑप्शनल, अगर आपका ऑप्शनल अच्छा परफॉर्म नहीं करा यूपीएससी का, क्योंकि हम कहते हैं एक ट्रेंड होता है ऑप्शनल परफॉर्म जी करने मैम। का, तो आप
ऑन कॉन्ट्ररी टू दैट आप अपने जीएस पे फोकस करें और वहां पे नंबर स्कोर करने की कोशिश बिल्कुल। करें, और जैसे जीएस की स्ट्रैटेजी आपने जी बताई मैम। थी। सर, आपने बताया स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है, मैं जानना चाहूंगी थोड़ा सा और कि किस तरीके से। मैम बेसिकली स्टडी आईक्यू का क्या है कि जो यूट्यूब का वीडियोस है उनको मैं बहुत फॉलो करता था, क्योंकि जैसे उनका डिटेल्ड एनालिसिस होता है, जैसे फॉर्म लॉज आए थे उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस स्टडी आईक्यू वीडियो बना के प्रोवाइड करता है कि फॉर्म लॉज क्यों आए हैं, किस तरीके से आए हैं, और उसके अंदर बेनिफिट क्या होगा फार्मर्स को, और क्या इश्यूज क्या है फार्मर्स को, और इवन की अगर आगे क्या इनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए गवर्नमेंट की, इवन इसमें अंदर आप कंक्लूजन क्या देना चाहते हैं, ये सब वो चीजें एक वीडियो में डिटेल में कवर कर जाते हैं। मतलब 15 से 20 मिनट का मैक्स वीडियो होता है, 15 मिनट में मैं बोलता हूँ। उसके अंदर आपको वो टॉपिक इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपको दोबारा उस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वीडियो के थ्रू है तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो एक इमेज बनी रहती है उस चीज की। तो वो ऐसा रहता है कि आपको इतने ज्यादा इफर्ट उस पर्टिकुलर टॉपिक में अब आप दोबारा नहीं देने पड़ेंगे। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक थे जो मैं उनसे स्टडी कर लेता था कि जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो मुझे टेक्स्ट में समझ में नहीं आ रहा था कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप वीडियो देखेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि वो 50 पॉइंट कवर कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट 5 से 6 8 पॉइंट कवर कर देते हैं, और वही एग्जाम के लिए सफिशिएंट है कि आपको 8 या 9 पॉइंट लिखने हैं। ये नहीं है कि 50 पॉइंट ही आपको पूरी एजुकेशन पॉलिसी लिख के आनी है, तो इंपॉर्टेंट है वही लिख के आना है। तो वो चीजें आपके दिमाग में अगर सेट हो जाती हैं अगर वीडियोस देखने से, तो बहुत ही बेनिफिट कर जाता है। तो इस तरीके से स्टडी आईक्यू भी बहुत ज्यादा हेल्प करता रहा मेरे को। वी आर वेरी ग्लैड सर दैट हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। और बहुत Thank you, ही ma'am. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने सभी को दिया, चाहे वो प्रीलिम्स Yes, में ma'am. रैंडम क्वेश्चंस को डील करना हो, चाहे मेंस में अपने नंबर को कैसे इनहांस करना हो। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. The entire team wishes you good health, good luck. Thank you. Thank you, ma'am. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।